अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स को इन डिटेल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और टॉपिक एक्सप्लेन, उसमें जाके प्रीवियस तमाम वीडियोस को देखिए, उसके बाद आइए। तब ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियोस को देख लिया है, तब जाके आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा। इससे पहले वीडियो हमने हाई लेवल ओवरव्यू देखा था माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अब हम लोग बकायदा माइक्रो प्रोसेसर को इन डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं वो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर समझने वाले हैं। एन 8-bit माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल। इंट्रोडक्शन टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर। द इंटेल इंट्रोड्यूस्ड द 8085 an 8-bit microprocessor in 1977 because it is needed an auxiliary hardware and was binary compatible with the more well-known Intel 8080। यानी Intel 8080 से ज्यादा बेहतर ये 8080 था। सिंपलर एंड लेस एक्सपेंसिव माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कुड बी कंस्ट्रक्ट। यानी आसान शब्दों में एक इवोल्यूशन था जो कि पहले वाले से बेटर था, जो कि हमेशा ऐसा ही होता। ठीक है। द मॉडल नंबर 5, उसका मॉडल नंबर 5 था, was derived from the fact that the 8085 only need a 5 plus voltage low power and opposite to 5 plus voltage यानी -5 एंड 12 वोल्टेज सप्लाई दैट 808 रिक्वायर्ड। यानी 808 मॉडल को 5 बोला गया था। उसका 5 का रीजन ये था कि 5 प्लस वोल्टेज ही वो सिर्फ सप्लाई में लेता था, प्लस और माइनस दोनों डाला। ठीक है। की कैरेक्टरिस्टिक क्या था, अभी ये की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ हम लोग देखते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। इट इज अ माइक्रो प्रोसेसर विद 8 बिट, बढ़िया 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इट इज प्रोड्यूस यूटिलाइज्ड NMOS टेक्नोलॉजी, यानी NMOS टेक्नोलॉजी से बिल्ड हुआ था ये प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ये एक टेक्नोलॉजी होता है, ट्रांजिस्टर का एक टेक्नोलॉजी है ये, यानी एक टाइप है। बिकॉज ऑफ इट 16 बिट एड्रेस बस, इट कैन एक्सेस मेमोरी लोकेशन थ्रू A0 से लेके A15 तक और 2⁻16 तक, जो कि बनता है 65,536 बाइट्स, जो कि है 64 किलोबाइट। अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आया तो आई एम 100% श्योर कि प्रीवियस वीडियोस आपने मिस किया है यहाँ पर, तो प्लीज मिस मत करना, प्रीवियस वीडियोस को देख कर ही आना, क्योंकि वो सब चीज जो मैंने प्रीवियस 70 वीडियो में बताया है उसको दोबारा से एक्सप्लेन करना नामुमकिन है मेरे लिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो वीडियोस देख के जरूर आना। बस एक बार मैं ऊपर ऊपर से बताता हुआ चलूंगा हर चीज में, ताकि रिफ्रेशर हो जाए, डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर 16 बिट एड्रेस बस हमें पता है, मेमोरी लोकेशन हमें पता है क्या होता है, ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। 2⁻16 इतना स्पेस है मेमोरी में, जो कि इतना बनता है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इतना बाइट बनता है। तो इतना से इतना लोकेशन ये हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। बाइनरी को कन्वर्ट करके ये आप इजीली कर सकते हैं। द मल्टीप्लेक्स ऑफ द फर्स्ट 8 एड्रेस बस लाइन एंड द फर्स्ट 8 डेटा बस लाइन। ठीक है। यानी फर्स्ट एड्रेस बस लाइन और फर्स्ट डेटा बस लाइन। डेटा बस कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन, यहाँ से यहाँ तक। एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट सपोर्टेड। इसका क्या मतलब है, एक्सटर्नल इंटरप्ट रिक्वेस्ट सपोर्टेड का मतलब ये है कि हमने इंटरप्ट के बारे में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट। इंटरप्ट में क्या होता है कि सीपीयू वगैरह अगर कोई चीज इंटरप्ट करे तो वो कैपेबल है उस चीज को देखने के लिए। 16 बिट स्टैक पॉइंटर विद द 16 बिट प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, बढ़िया। 6 जनरल पर्पस रजिस्टर विद 8 बिट ईच पेयर ऑफ SBC DE and HL, यानी 6 जनरल पर्पस, 6 टोटल जनरल पर्पस रजिस्टर से, और हर का जो साइज था वो 8 बिट का था। इट रन्स ऑन 3.2 मेगाहर्ट्ज स्पीड, a single phase clock and needed a single 5 voltage power supply. It has a 40 DPI dual line in per package, यानी ड्यूल इन लाइन पैकेज, ये स्टैंडर्ड तरीका था माइक्रो प्रोसेसर में इस्तेमाल करने का। पिंस इनक्लोज। अब एक एक चीज को पढ़ते हैं डिटेल में, और बहुत सारी चीज इसमें प्रीवियस ही है। ठीक है। प्रीवियस अगर आप पढ़ के आए तो आपके लिए एक रिवीजन ही होगा, कोई नया बहुत भारी भारी चीज इसमें नहीं है। अब सबसे पहले समझते हैं 805 का पूरा आर्किटेक्चर। ये हम लोग पूरा का पूरा आर्किटेक्चर समझ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि प्रीवियसली हम लोग समझ चुके हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर में बेसिक लेवल में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर जो जो चीज बताएंगे वो सब आपको पता होगा। ठीक है। अदरवाइज सिर्फ अगर इसको एक्सप्लेन करूं डिटेल में तो आप समझ लीजिए प्रीवियस 70 वीडियो मैंने बताया, वो एक 70 वीडियो का ये पूरा इसी में डाल दिया मैंने। ठीक है। एज सीन इन द फिगर नंबर 1, 8085 इज मेड अप ऑफ several unit, each of which carries out a specific duty. The following is a list of the microprocessor different unit। जाहिर सी बात है ये सब मिला के 8085 आर्किटेक्चर काम करता है। ठीक है। इसमें प्रोग्राम काउंटर है, इसमें स्टैक पॉइंटर है, इसमें टाइम एंड कंट्रोल यूनिट है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी। कंट्रोल इंटरप्ट कंट्रोल है, किस कौन सा क्या काम में आता है मैं एक लाइन में बताता हुआ चलूंगा। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर स्टैक के साथ काम करता है, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। टाइम एंड कंट्रोल यूनिट सिंक्रोनाइजेशन और सिंक और टाइमिंग सिग्नल्स वगैरह जनरेट करने में काम में आता है। कंट्रोल यूनिट तो कंपोनेंट है सीपीयू का, हमें पता है। इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है, इंटरप्ट कंट्रोल आईओ के साथ काम करता है कि जब भी सीपीयू या कोई भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस को काम करना हो या उसका काम हो चुका है तो वो इंटरप्ट रेज करता है, वो होता है। टेम्परेरी रजिस्टर हमें पता है कि टेम्परेरी चीजों को होल्ड करने के लिए आता है, और ये जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर आ जाता है। अक्यूमुलेटर भी जनरल पर्पस के अंदर आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो करंट कैलकुलेशन होता है वो रहता है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट हमें पता है कि ALU होता है, जो कि मेजरली लॉजिकल ऑपरेशन और अरिथमेटिक यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करता है। इसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, जैसे हमने ऊपर देखा 6 रजिस्टर होगा, काफी सारा रजिस्टर, फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर वगैरह भी जनरल पर्पस में बाज दफा आ जाता है, और भी दीगर आ जाता है। एड्रेस बफर क्या होता है, यानी डेटा ट्रांसफर वगैरह में एड्रेस बफर इस्तेमाल होता है। एड्रेस डेटा बफर क्या होता है, एड्रेस डेटा बफर में भी वही होता है कि प्रॉपर तरीके से जो ट्रांसफर है वो हो जाए। फ्लैग्स क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन वगैरह हो जाए तो फ्लैग रेज करता है, जिससे सीयू को पता चलता है
कि भाई कौन किसने क्या काम कर दिया। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, करंट इंस्ट्रक्शन होता है, और डिकोडर क्या करता है, ऑफ कोर्स जो इंस्ट्रक्शन एज अ डेवलपर आपने असेंबली लैंग्वेज में दिया है, जिसको हम लोग आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं, उसको डिकोड करता है सीपीयू समझने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ 8085। अब पढ़ते हैं डिटेल में की कंपोनेंट्स क्या क्या है। भैया अक्यूमुलेटर है, हमें पता है क्या होता है, रजिस्टर दैट कैन स्टोर 8 बिट इज एन ऑल एक्यूमुलेटर इज। एक्यूमुलेटर में 8 बिट रहता है, सिंपल सी बात है, 8 बिट रजिस्टर एक्यूमुलेटर। सिंपल एक्यूमुलेटर मेक इट इजियर टू स्टोर टू क्वांटिटी साइमल्टेनियसली है, दो क्वांटिटी एक साथ को स्टोर करने में ये आसानी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्यूमुलेटर पे बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, वो कैसे करता है। एन एक्यूमुलेटर स्टोर्स द डेटा दैट विल बी प्रोसेस्ड बाय एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे मैंने पहले कहा, द आउटकम ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म बाय अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट लाइकवाइज स्टोर्स देयर। एन 8 बिट रजिस्टर इज अनदर नेम ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का एक और नाम भी है, 8 बिट रजिस्टर ही बोला जाता है उसको। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इंटरनल डेटा बस आर कनेक्टेड टू द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर से क्या कनेक्टेड होता है, डायरेक्ट एएलयू कनेक्ट होता है, क्योंकि एएलयू का जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में जाता है, और इंटरनल डेटा बस कनेक्ट होता है उससे, एक्यूमुलेटर से। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्यूमुलेटर में जब कोई रिजल्ट आएगा, एएलयू रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही भेजता है, और वहां से डेटा कहीं भी भेजना हो तो जाहिर सी बात है वो बस के थ्रू जाएगा। इसीलिए सीपीयू का जो इंटरनल डेटा बस है वो इससे कनेक्ट होता है डायरेक्ट। द इंटरनल डेटा बस कैन बी यूटिलाइज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा थ्रू एक्यूमुलेटर, जैसे मैंने अभी आपको कहा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लाइन आपको इजीली समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब प्रीवियस वीडियो आपने स्किप किया हुआ है। हाईली रिकमेंड आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये एक छोटा सा लाइन अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं, या इस छोटे से लाइन को जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है प्रीवियसली, वो शायद 30 से 40 मिनट के ऊपर हमने डिस्कस ज्यादा होगा मेरे ख्याल। तो आप खुद सोचिए कि वो 30 से 40 मिनट का चीज यहाँ एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। तो इसीलिए प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियो पूरा रेडी है, मौजूद है, आप उसको देख के आइए, ताकि अंडरस्टैंडिंग आपको आए और आपको मजा आए फिर ये पढ़ने में, आपको कंफ्यूजन ना हो, एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये बेसिकली रिवीजन हो रहा है आपका एक काइंड ऑफ। ठीक है, अभी आगे पढ़ने वाले हम लोग नया टॉपिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सच एज प्लस माइनस हमें पता है, एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन एंड और एक्सओर हमें पता है, एंड फोर आर ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा ये जरूरत पड़ता है। थस द क्रिएशन ऑफ द डिस्टिंक्ट यूनिट कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट दिस काइंड ऑफ टास्क इज रिक्वायर्ड, यानी जाहिर सी बात है कंप्यूटेशन तो हमेशा होगा ही होगा ना। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हैंडल्स दिस फंक्शन, ये फंक्शन को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट संभालता है। दिस द प्रोसीजर आर कैरिड आउट विया एएलयू ऑन 8 बिट डेटा। 8 बिट डेटा के अंदर जो है वो ये सब काम होता है। हाउएवर विदाउट द इनपुट और सेट ऑफ डेटा ऑन व्हिच परफॉर्म इंटेंडेड ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट। वेयर डू दिस इनपुट कम्स फ्रॉम एंड किट एएलयू, एन accumulator is utilized in this situation. The accumulator, a temporary register, provide the input for ALU. Once the required process has been complete, the outcome is returned to accumulator. आसान शब्दों में ये है कि ALU जो है उसके पास कुछ भी नहीं है। ALU एक टूल है, उसमें जैसे ही दो ऑपरेंड डालोगे वो कंप्यूट कर देगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि वो कंप्यूट करेगा कैसे करके, उसको मिलेगा कहाँ से। तो आमतौर पर जो रजिस्टर होते हैं ना, नॉर्मल रजिस्टर जैसे कि एक्यूमुलेटर हो गया, दूसरे रजिस्टर हो गए, उन वो बेसिकली वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं ALU को, और ALU ऑपरेशन करके दोबारा फेंक देता है बाहर, यानी उनको दे देता है दोबारा से। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर, 6 यूनिक रजिस्टर टाइप नोन एज अ जनरल पर्पस रजिस्टर मेक ऐप 8085, यानी 8085 में 6 यूनिक जनरल पर्पस रजिस्टर था जो अलग अलग काम के लिए था, असाइड फ्रॉम एक्यूमुलेटर। एज विद अदर रजिस्टर, डेटा इज स्टोर इन दिस जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी एक्यूमुलेटर के अलावा वगैरह जो रजिस्टर में स्टोर होता था डेटा, वो जनरल पर्पस में होता था। द 8085 प्रोसेसर हैव द फॉलोइंग जनरल पर्पस रजिस्टर। 8085 में ये जनरल पर्पस रजिस्टर था, बी सी डी ई एच एंड एल। ठीक है, ये सब, ये 5, ये 6 हो गया जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, अ रजिस्टर कैन स्टोर अप टू 8 बिट ऑफ डेटा। हर रजिस्टर जो है 8 बिट डेटा स्टोर कर सकता था एक वक्त में। दिस रजिस्टर कैन बी यूज्ड इन पेयर टू स्टोर 16 बिट डेटा। सॉरी, एक वक्त में नहीं, एक बार में, यानी इसका साइज है पूरा वो। ठीक है, ये क्लॉक साइकिल थोड़ी है, ये पूरा साइज है, यानी 8 बिट 8 बिट 8 बिट ऐसे कर सकता था। तो जब दोनों को जोड़ दे तो जाहिर सी बात है, बी और सी को जोड़ देंगे तो टोटल साइज कितना हो जाएगा, 8 into 2 16 बिट हो जाएगा। इन एडिशन टू प्रीवियसली मेंशन फंक्शन। ठीक है, टू होल्ड 16 बिट डेटा दे कैन फंक्शन इन पेयर लाइक बी सी डी ई एंड एच एल एज अ मेमोरी पॉइंटर, यानी ये क्योंकि साइज बढ़ जाए इस वजह से ये कॉम्बाइन होकर काम करते थे। द एच एल पेयर इज फंक्शनल, एच एल पेयर जो था वो फंक्शनल था। एंड इंडिविजुअल मेमोरी लोकेशंस एड्रेस इज स्टोर इन द मेमोरी पॉइंटर। मेमोरी पॉइंटर के अंदर, यानी ये मेमोरी पॉइंटर के अंदर जो अलग अलग लोकेशन का मेमोरी एड्रेस था वो रख होता था। इन देयर पेयर वर्क दे आर एबल टू स्टोर 16 बिट एड्रेस, यानी आसान शब्दों में ये है कि जनरल पर्पस रजिस्टर था वो 6 था, और एफिशिएंटली उसको इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि 8 बिट का था ईच, तो उसको कंबाइन कर दिया गया। तो जैसे कंबाइन किया गया वो 16 बन गया और वो एफिशिएंटली काम कर सका। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर इज अ स्पेशलाइज्ड स्पेशल रजिस्टर, पर्पस रजिस्टर, यानी प्रोग्राम काउंटर जो है वो स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इसका एक ही काम है। वो क्या करता है, कंसीडर द इंस्ट्रक्शन एज बीइंग एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा कि भाई उसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है वो रखेगा, ताकि प्रोसेसर को वो दे सके जिसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। एज सुन एज ALU फिनिश एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, जैसे ALU फिनिश करेगा एग्जीक्यूशन को, द प्रोसेसर लुक फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। प्रोसेसर क्या करता है, जैसे एक काम खत्म हुआ भाई दूसरा लेके आओ, तो दूसरा कहां से लेके आएंगे, प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। सो दिस नेसेसिटी द होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट इन ऑर्डर टू सेव टाइम। जाहिर सी बात है, तो टाइम सेव करने के लिए वो हमेशा अपने पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रखता है। दिस इज टेकन केयर बाय द प्रोग्राम काउंटर, और इस पूरे चीज को संभालता कौन है, प्रोग्राम
काउंटर संभालता है। प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। इन अदर वर्ड, द प्रोग्राम काउंटर कीप्स ट्रैक ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग एग्जीक्यूट बाय द माइक्रोप्रोसेसर एंड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। आसान शब्दों में ये है कि भाई जो चीज आगे आपको, यानी एक प्रोसेस खत्म हुआ, अब जो प्रोसेस लगेगा वो ऑलरेडी प्रोग्राम काउंटर के पास होता है, वो दे देता है ताकि भाई इसलिए आप काम कर सके। माइक्रोप्रोसेसर इंक्रीमेंट द प्रोग्राम व्हेनेवर एन इंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्जीक्यूट। यानी माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, इंक्रीमेंट कर देता है 1 से, यानी पहले ये पॉइंट कर रहा था मान लीजिए नंबर 1 पे, अब जैसे ही एक प्रोग्राम हो गया अब ये नंबर 2 पे पॉइंट करेगा, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब नंबर 2 नेक्स्ट है। जैसे नंबर 2 हो जाएगा ये नंबर 3 पे पॉइंट करेगा, इसका मतलब नंबर 3 नेक्स्ट है। ठीक है, तो ये करता कौन है, ये प्रोसेसर करता है सिग्नल्स जनरेट करने के बाद, यानी करके, सो दैट द प्रोग्राम काउंटर पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मेमोरी काउंटर इतना इतना अप्लाई, ठीक है। मेमोरी काउंटर का टोटल साइज कितना है, 16 बिट। स्टैक पॉइंटर क्या है, आल्सो 16 बिट रजिस्टर व्हिच इज यूज्ड टू मेमोरी पॉइंटर। यानी ये मेमोरी पॉइंटर, ये भी मेमोरी पॉइंटर है, यानी स्टैक जो स्टैक पॉइंटर है वो भी 16 बिट का है व्हिच इज यूज्ड फॉर मेमोरी पॉइंटर, ये भी मेमोरी पॉइंटर के लिए। लेकिन अ स्टैक इज नथिंग बट अ पोजीशन ऑफ द रैम, पोर्शन ऑफ द रैम। स्टैक क्या है, रैम का पोजीशन, पोर्शन है, एक हिस्सा है रैम का। इस पर मैं डिटेल डिस्कस किया हुआ है। सो डज दैट द मीन स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द पोजीशन ऑफ रैम? यस, द एड्रेस ऑफ द मोस्ट रिसेंट बाइट एडेड टू स्टैक इज केप्ट ट्रैक बाय द स्टैक पॉइंटर। यानी मोस्ट रिसेंट जो चीज, मोस्ट रिसेंट जो बाइट है जिसको ऐड किया गया स्टैक में, उसका कीप ट्रैक रखता है स्टैक। यानी आसान शब्दों में मेमोरी तो अपना है ही है, स्टैक एक अपना अपना अलग काम के लिए, यानी आप बोल सकते हैं कि एक अलग सिचुएशन में उसका इस्तेमाल होगा, इस वजह से वो जगह प्रिजर्व करके रखता है। जैसे कि फंक्शन कॉल हो गया, रिटर्न वगैरह करना हो गया, ठीक है, इस तरीके से अब रिकर्जन कॉल वगैरह हो गया, तो वो सब काम जब होगा तो स्टैक सामने आएगा। अदरवाइज स्टैक बोलेगा तुम लोग संभालो, मेरा काम नहीं है। द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीज ईच टाइम डेटा इज एडेड टू द स्टैक। जाहिर सी बात है जैसे जैसे डेटा स्टैक में डलेगा वो नीचे होता रहेगा। स्टैक के ऊपर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड डेटा इज टेकन आउट फ्रॉम द स्टैक इज इंक्रीज। बढ़िया। टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है? ड्यूरिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस दिस रजिस्टर सर्व्स एज अ टेम्परेरी मेमोरी एज द नेम अप्लाइड। द टेम्परेरी रजिस्टर इज टोटली inaccessible to programmers and it's solely accessible by the microprocessor. It contrast to other register. An 8-bit register is a temporary register. आसान शब्दों में ये है कि भाई टेम्परेरी रजिस्टर को आप एज अ डेवलपर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेम्परेरी रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ सीपीयू के कंट्रोल में होता है और टेम्परेरी डेटा इसमें सीपीयू रखता है फिर उड़ा देता है। ठीक है, इतना ही सिंपल। फ्लैग्स क्या होता है? ऑल द फ्लैग्स आर कलेक्शन ऑफ द सिग्नल फ्लिप फ्लॉप। जितना भी फ्लैग है वो सिग्नल होता है, सिंगल फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, द फ्लैग्स आर मोस्टली कनेक्टेड टू द ऑपरेशन इन द लॉजिक एंड अरिथमेटिक। इन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ फ्लैग ज्यादातर कनेक्टेड होता है। डिपेंडिंग ऑन द डेटा कंडीशन इन accumulator and other register, flag will display a logical 0 and or is a set or reset. In reality, the flag just latch that can store data that notify the processor that event occur. आसान शब्दों में क्या है कि कोई भी काम जब हो रहा है तो फ्लैग्स क्या करता है, वो प्रोसेसर को बताता है कि भैया काम हो गया नहीं हो गया वगैरह वगैरह, और ये फ्लिप फ्लॉप से बना। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया होगा, राइट? जैसे कि एस है, जेड है, एसी है, पी है, सी वाई वगैरह। अब यहाँ पर कुछ फ्लैग्स को देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लैग। इंटेल प्रोसेसर हैव सेट ऑफ 5 फ्लैग। ये वाला जो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है ना इंटेल का, उसमें 5 फ्लैग है। क्या क्या? कैरी फ्लैग है, हमें ऑलरेडी पता है कैरी फ्लैग क्या होता है। सेट अ बिट ऑफ वगैरह, मुझे पढ़ने की वापस जरूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता है। पार्टी फ्लैग, पार्टी फ्लैग क्या होता है? इफ सेट इफ द रिजल्ट हैज इवन पार्टी, इवन नंबर यानी इतना, रीसेट ऑड पार्टी, यानी इवन ऑड के इवन ऑड को ये मैनेज करने के लिए फ्लैग सेट करता है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होता है? सेट व्हेन देयर इज अ कैरी फ्रॉम द थर्ड बिट टू फोर्थ बिट आफ्टर एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन होने के बाद जो थर्ड और फोर्थ बिट है वहां पर अगर कैरी होता है ना, तो उसके लिए ये फ्लैग इस्तेमाल होता है। जीरो फ्लैग, जीरो फ्लैग क्या होता है? सेट इफ द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज जीरो, रीसेट और अदरवाइज, यानी जाहिर सी बात ऑपरेशन हो गया उसके लिए, या फिर अगर रीसेट करना है उसके लिए जीरो फ्लैग देते हैं, यानी रीस्टार्ट जिसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद आता है साइन फ्लैग। सेट इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो साइन फ्लैग देगा, यानी एमबीएस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, और रीसेट कर देंगे तो इस तरीके से जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्लैग का कुछ एग्जांपल भी दिया हमने, क्योंकि ये सिर्फ तो वैसे समझ में आएगा ही, तो कुछ एग्जांपल बेसिक दे जिससे आपको समझ में आ जाए। कैरी फ्लैग एग्जांपल, कंसीडर 2 बाइनरी नंबर, ये 4 बिट है, ये 4 बिट है, 2 नंबर हो गया यहाँ पर। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जनरेट अ कैरी व्हेन 2 वैल्यू अबव are added. बढ़िया हो गया। The next significant bit in the number on the extreme left and the least significant bit is the number of the extreme right. Thus the carry result in the generation of 9th bit. Then how can 9 bit be used in the 8 bit register? आसान शब्दों में ये है कि भाई घुमा फिरा के आपका 1 बिट बढ़ जा रहा है, अब उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? The carry flag use, this is the use of the carry flag. Every time a carry is generated, the carry flag is set, it is reset when it is carry. देखिए आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि आप 2 नंबर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास दो आपके पास रजिस्टर है जो 4-4 बिट कैरी कर सकते हैं, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, और आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हाथ में एक लेते हैं ना, जब आप एडिशन वगैरह करते हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप हाथ में एक कैरी लेते हैं। अगर माइनस कर रहे हैं तो कभी कभी बोरो लेना पड़ता है। अब सवाल ये है कि जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑलरेडी उस 8 बिट रजिस्टर में, यानी वो रजिस्टर 8 बिट साइज है और उसमें वैल्यू भी 8 बिट ही है, तो कैरी लोगे कहाँ पर? अगर कैरी लोगे तो 9 हो जाएगा ना, और वो रजिस्टर का साइज ही 8 है, तो फिर कैरी लीजिएगा कैसे?
ऐसे करके, तो काउंटिंग कर नहीं पाएंगे ना। तो वहां पर आता है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या करता है भैया, वो बोलता है हम ले रहे हैं, तुम काउंटिंग एक बार कर लो, फिर जैसे काउंटिंग कंप्लीट करोगे तो बिट कम हो जाएगा, मेरे से ले लेना दोबारा, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कैसे काम करता है, दे टुक एट 2 नंबर बिलो द फोर्थ बिट फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जनरेशन कैरी व्हेन वी एडेड 2 value. Auxiliary carry flag is set result. The second carry flag is reset in the event that there is no carry. The carry flag is thus set whatever there is carry in the most important bit. Conversely, a carry is created in bit other than the most significant bit only result in the resetting auxiliary flag. अब यहाँ पर important चीज समझिए, instruction and register decode. Like all other microprocessor register, the instruction register 8 bit यानी बाकी की तरह 8 bit का instruction register होता है। ये इसको आप डायरेक्टिव समझ सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो होता है कोई भी चीज कॉपी या डेटा मूव वगैरह करने के लिए या दो डेटा के दरमियान करने के लिए आता है, ठीक है। Amongst other things, an instruction of a type of this type is sent to the instruction register when it is retrieved from the memory. Thus, the purpose of the instruction register is hold to instruction that is retrieved from the memory. यानी instruction register क्या करता है, जो भी मेमोरी से होल्ड किया है उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखना, ये इसका काम होता है। The data contained in the instruction register is decoded by instruction decoder so that it can be processed further. और instruction decoder के यानी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो डेटा होता है यानी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो डिकोड होता है, जाहिर सी बात है, ताकि उसका आगे काम हो सके। तो इंस्ट्रक्शन फेच होता है, रिट्रीव फ्रॉम डेटा, इंस्ट्रक्शन पे यानी फेच डिकोड साइकिल वाला चीज है यहाँ पर। तो इंस्ट्रक्शन फेच होता है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लिया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होल्ड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, ठीक है। यानी फेच डिकोड और ये इंस्ट्रक्शन मतलब साइकिल आगे है कि डिकोड करने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये डेटा को रखिएगा कहाँ पर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आता है टाइम एंड कंट्रोल यूनिट। बिकॉज इट सिंक्रोनाइज रजिस्टर डेटा फ्लो थ्रू मेनी रजिस्टर्स एंड मेनी यूनिट, द टाइम एंड कंट्रोल यूनिट इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। जाहिर सी बात है, बिकॉज सिंक्रोनाइज है ये रजिस्टर और डेटा फ्लो हो रहा है अलग अलग रजिस्टर के दरमियान और अलग अलग यूनिट अलग अलग कंपोनेंट के साथ घूम रहा है, इससे टाइमिंग कंट्रोल क्रूशियल हो जाता है इसमें। दिस यूनिट ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ द डेटा एंड द यूनिट। तो जाहिर सी बात है, ये जो यूनिट है यानी कंट्रोल यूनिट या टाइमिंग जो ये क्या करता है, ये टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है जिससे दोनों सिंक को दोनों आपस में ठीक से काम कर सके, क्योंकि अलग अलग रजिस्टर में डेटा जा रहा होता है। इट इज कंपोज ऑफ एन ऑसिलेटर एंड कंट्रोलर सीक्वेंस। द ऑसिलेटर प्रोसेस प्रोड्यूस टू फेज क्लॉक पल्स दैट हेल्प्स 8085 माइक्रोप्रोसेसर रजिस्टर टू सिंक्रोनाइज। यानी आसान शब्दों में क्या है कि वो क्लॉक पल्स जनरेट करता है, इससे पहले हमने देखा हुआ है, क्लॉक पल्स जनरेट करता है जिसके बेसिस पर क्या होता है कि बाकी सब रजिस्टर जो है वो आपस में सिंक होता है और प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब कंट्रोल सिग्नल्स कैसे हो रहा है, जैसे कि आरडी का मतलब होता है रीड, एक्टिव लो सिग्नल टू इंडिकेट रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी और आईओ डिवाइस। यानी रीड सिग्नल जब भेजेगा इसका मतलब मेमोरी या आईओ से कुछ रीड करना है। इसी तरीके से डब्ल्यूआर जब भेजेगा इसका मतलब राइट करना है। लो सिग्नल भेजेगा इसका मतलब मेमोरी या डिवाइस से यानी आईओ डिवाइस से कुछ भी राइट करना है। इसके बाद एएलई यानी एड्रेस लैच इनेबल, कंट्रोल सिग्नल टू सिंक्रोनाइज द माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट एंड टाइमिंग फॉर इंस्ट्रक्शन। यानी माइक्रो प्रोसेसर को सिंक्रोनाइज करेगा टाइम कंपोनेंट्स के साथ और टाइमिंग वगैरह जो लगता है उसको वो बेसिकली सेट करेगा, अलाइन करेगा, पहले समझ ले। स्टेटस सिग्नल होता है, स्टेटस सिग्नल 0 में क्या होता है, यूज्ड विद SR1 एंड IOM टू इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन। यानी कौन सा ऑपरेशन ALU वगैरह परफॉर्म कर रहा है या क्या हो रहा है उससे रिलेटेड ये है। स्टेटस सिग्नल 1 यानी यूज S0 और एंड IO या फिर 1 टू इंडिकेट द टाइप ऑफ ऑपरेशन। और इस तरीके से IOM क्या होता है, इनपुट आउटपुट मेमोरी, यूज टू इंडिकेट वेदर द ऑपरेशन बिलोंग्स टू मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइस। यानी यहाँ पर तो कौन सा ऑपरेशन है वो बताएगा और ऑपरेशन कौन कर रहा है या किन के दरमियान हो रहा है या किसने करने को बोला वो यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। पता भी तो होना चाहिए ना सीईओ को सब कुछ कि क्या कैसे चल रहा है। इसके बाद डीएमए सिग्नल्स होता है। डीएमए क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएमए होता है होल्ड सिग्नल। होल्ड सिग्नल क्या करता है, डिनोट रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस डेटा बस यूज फ्रॉम अनदर मास्टर। यानी ये डिनोट करता है कि रिक्वेस्ट करता है ये एड्रेस बस को जो कि दूसरे मास्टर से यूज हो रहा होता है, ठीक है। यानी मास्टर्स हमें पता है कि ये बेसिकली डीएमए के अंदर एक टॉपिक होता है जो हमने पढ़ चुका ऑलरेडी। द सीपीयू विल give up bus register soon as the current bus transfer is finished after receiving the hold request। जाहिर सी बात है, आपने सीपीयू को बता दिया कि भाई मेरे पास एक डेटा है, मुझे एक काम करवाना है, तो जैसे ही वो बस खाली होता है सीपीयू सबसे पहले उसको देगा लाके। इसके बाद एक हल्डा बस भी होता है। हल्डा का मतलब क्या होता है, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, यानी इंडिकेट दैट द सीपीयू हैज रिसीव्ड द होल्ड रिक्वेस्ट एंड विल रिलीज द बस इन द सब्सिक्वेंट क्लॉक साइकिल। यानी इसने जो होल्ड रेज किया इसको पता कैसे चलेगा सीपीयू सुना कि नहीं सुना, तो सीपीयू यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ हम सुन लिए, टेंशन मत लेना, जैसे ही बस खाली होगा बता दिया जाएगा आपको। उसके बाद रेडी होता है। द सिग्नल ब्रिंग्स द स्लो पेरिफेरल एंड द फास्ट सीपीयू इनटू सिंक। ये वाला जो रेडी सिग्नल है ना, ये पेरिफेरल क्योंकि स्लो होता है सीपीयू के दरमियान, उसको सिंक करता है, जोड़ देता है। द मेमोरी और पेरिफेरल इज द प्रिफर्ड टू सेंड और रिसीव डेटा इफ रेडी इज हाई ड्यूरिंग द रीड और द राइट साइकिल। यानी आसान शब्दों में दोनों का स्पीड अलग है, दोनों ट्रांसफर होगा, दोनों बात करेगा, तो एक सिग्नल्स के थ्रू बताया जाता है कि दोनों तैयार है, तब जाके डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर होगा। रीसेट सिग्नल क्या होता है हमें पता है, रीसेट इन में व्हेन द पिन इज लो यानी 0 आउट ऑफ प्रोग्राम काउंटर, यानी
इसमें रीसेट हो जाता है। रीसेट इन हेल्डा यानी फ्लिप फ्लॉप एंड इंटरप्ट इनेबल में रीसेट हो जाता है। द डेटा बस, डेटा एड्रेस एंड कंट्रोल बस आर ट्विस्टेड। इस तरीके से रैंडमली मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ इंटरनल रजिस्टर इन सीपीयू, ठीक है। और रीसेट आउट का मतलब क्या होता है? द प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट एज इंडिकेट बाय दिस एक्टिव हाई सिग्नल। द सिग्नल कैन बी यूज्ड टू रीसेट अदर सिस्टम कनेक्टेड डिवाइस एंड इज सिंक्ड विथ प्रोसेसर क्लॉक। यानी ये सिग्नल्स रीसेट इन रीसेट आउट के लिए आता है, ठीक है। आगे इसके बारे में भी डिटेल डिस्कस होगा। इंटरप्ट कंट्रोल भी यहाँ पर होता है। दिस कंट्रोल स्टॉप अ प्रोसेस एज इट नेम्ड इम्प्लाई द मेन प्रोग्राम इज बीइंग रन बाय माइक्रोप्रोसेसर कंसीडर्ड करेंटली द माइक्रोप्रोसेसर स्विच ओवर द हैंडल इनकम रिक्वेस्ट व्हेन द इंटरप्ट सिग्नल इज एक्टिव और रिक्वेस्टेड। यानी कंट्रोल, यानी कि जो इंटरप्ट कंट्रोल है वो बेसिकली क्या करता है? दिस कंट्रोल स्टॉप प्रोसेस, यानी हमें पता है इंटरप्ट कंट्रोल हमने पढ़े थे कि अगर कोई भी पेरिफेरल डिवाइस वगैरह इंटरप्ट रेस करता है तो सीपीयू जो करंट काम चल रहा है उसको रोकता है, डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी कैसा सेट है, और उसको काम करवाता है, ठीक है। वंस द रिक्वेस्ट इज प्रोसेस द माइक्रोप्रोसेसर रिटर्न कंट्रोल टू द मेन प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा, टू इंडिकेट दैट द डेटा इज prepared for entry and IO device can of instance emit the interrupt signal. The microprocessor give the IO device control while momentarily stopping the main program execution. यानी मेन प्रोग्राम को वो रोकता है, IO वाला काम करता है। The control is returned to the main program. फिर कंट्रोल मेन प्रोग्राम को दिया जाता है once the data has been collected. जैसे ही जो काम होना था IO का वो हो जाता है। The following interrupt signal are found in 8085 और ये सब कुछ सिग्नल 8085 में मिलता है, जैसे कि इंटर है, RST 7.5 है, RST 6.5 है, RST 5.5 है, ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट का कितना किस्म है? INTR, इसका मतलब मास्केबल 808A compatible interrupt. When an interrupt happen, the CPU retrieve one instruction from the bus. One of the 8 SRST command यानी RST 10, RST 0 से लेकर RST 7 इसके दरमियान कोई एक कमांड होता है, कॉल इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, ठीक है। ये काफी और इन डेप्थ चीज है कि इंस्ट्रक्शन यानी इंटरप्ट कैसे करके होता है। STR 5.5 होता है, यानी मास्केबल इंटरप्ट है। अपॉन रिसीविंग द इंटरप्शन, जैसे इंटरप्शन उसको मिलता है, द हेक्साडेसिमल एक्सेस टू CH is where the processor branch after saving the content of register program into stack. इसी तरीके से RST 6.5 भी है, मास्केबल इंटरप्ट है। अपॉन रिसीविंग द इंटरप्ट द CPU branch to इतना H हेक्साडेसिमल एड्रेस टू स्टोर कंटेंट टू PC रजिस्टर स्टैक वगैरह, ठीक है। और इस तरीके से 7.5 है जो कि स्टोर करता है PC रजिस्टर में, और इस तरीके से ट्रैप है। ट्रैप का मतलब क्या होता है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट। अपॉन रिसीविंग द इंटरप्ट द CPU branches to 24 हेक्साडेसिमल एड्रेस टू स्टोर द कंटेंट ऑफ PC रजिस्टर इन स्टैक, ठीक है। ये सब आगे अगर आएगा डिटेल में तो हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। इंटरप्ट कंट्रोल का क्या होता है? विद द यूज ऑफ EI एंड DI कमांड्स ऑल मास्केबल इंटरप्ट कैन बी एक्टिव और डिसेबल, यानी एक्टिव डिसेबल कर सकते हैं आप इसको। सिम इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज टू इंडिपेंडेंटली इनेबल एंड डिसेबल, यानी सिम इंस्ट्रक्शन की वजह से आप इंडिपेंडेंटली इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। अब सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, अब देखिए ये पूरा का पूरा क्योंकि कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर हम लोग पढ़े हैं ना, इस वजह से ये सब टॉपिक एक बार में आ रहा है, ठीक है। द इनपुट एंड आउटपुट सीरियल डेटा कैन बी कैरिड आउट ऑफ 2 इंस्ट्रक्शन इन इतना इतना इतना, 2 इंस्ट्रक्शन लेके चलता है इसमें, यानी SID सीरियल इनपुट आउटपुट या फिर SOD सीरियल आउटपुट डेटा, ठीक है। यानी यूज फॉर सीरियल डेटा इनपुट एंड यूज फॉर डेटा आउटपुट। सीरियल पैरेलल कन्वर्जन, 2 मोर इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड टू परफॉर्म सीरियल पैरेलल कन्वर्जन नीडेड इन सीरियल IO डिवाइस, ठीक है। यानी सीरियल पैरेलल कन्वर्जन वगैरह जरूरत करना पड़ता है तो 2 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन जब होता है तो ये काम किया जाता है सिम के थ्रू, यानी सेट इंटरप्ट मास्क यूज टू सेट द इंटरप्ट मास्क एंड टू आउटपुट डेटा थ्रू SOD लाइन, और रिम किया जाता है यानी रीड इंटरप्ट मास्क यूज टू रीड द इंटरप्ट मास्क एंड टू इनपुट डिवाइस SOD लाइन। एड्रेस बफर, एड्रेस डेटा बफर एंड बस सिस्टम। एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर हमें पता है क्या होता है कि एड्रेस डेटा बफर, एड्रेस जो होता है ये फिल विद कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक। द एड्रेस डेटा बस एंड एक्सटर्नल बस आर देन ड्रिवन बाय अ बफर। द CPU may exchange desired data with the memory in IO chip since they are connected to the bus, यानी बस के थ्रू ही सब कुछ कनेक्टेड होता है तो बस के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर वगैरह होता है, ठीक है। द इंटरनल बसेस which are 8 बस, इंटरनल में 8 बस होता है। द एक्सटर्नल बस आर बोथ कनेक्टेड टू एड्रेस डेटा बफर। डेटा फ्रॉम द इंटरनल डेटा बस कैन बी सेंड एंड रिसीव विया एड्रेस डेटा बफर, यानी जाहिर सी बात है इंटरनल भी एक बस होता है, एक्सटर्नल भी एक होता है। इंटरनल एक्सटर्नल आपस में काम कैसे करेगा उसके लिए यहाँ पर है डेटा बस एंड डेटा एड्रेस, सॉरी एड्रेस बस, द एड्रेस बस। इट इज नोन एज इतना 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 प्रोसेसर, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट इसमें होता है। Consequently the microprocessor data bus has इतना बिट विड्थ, यानी 8 बिट का विड्थ होता है यहाँ पर। thus 8 बिट ऑफ डेटा कैन बी सेट either to or from CPU, यानी CPU के लिए या CPU के तरफ, दोनों वाइस वर्सा। However, because memory access 16 bit wide, लेकिन मेमोरी तो 16 बिट वाइड इस्तेमाल करता है, यानी एक्सेस कर सकता है। The 8085 CPU needs 16 बिट एड्रेस बस, इस वजह से CPU को एड्रेस 16 बस चाहिए। The 8 most important component of the bus address is used to communicate address, while multiplexer address data bus is used to transmit the 8 bit significant bit. The 8 bit least significant bit of the data of the address bus are multiplexed with the 8 bit
ऑफ डेटा बस। अब यहाँ पर टाइमिंग एंड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये देखिए टाइमिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। द डेटा बस एंड एड्रेस बस आर टाइम मल्टीप्लेक्स। दिस indicate that the data is created by the same pin for a few seconds after the 8 least significant bit of the data address are generated from the few microseconds. We refer to this time multiplexing. However, there is a instance in which it's necessary to send data and address at the sending at the same time. The signal knows ALE यानी address latch enable जिसको हमने ऊपर पढ़ा था अभी is utilized for this program. This data is also available at the output latch when the CPU sends data again because ALE यानी address latch again यानी address latch enable signal retained the received address in the latch until the data is obtained. We refer to the method as address and data demultiplexing. अब ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर वगैरह यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यानी बेसिकली वो काम कैसे कर रहा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बेसिकली मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि जब कोई चीज जरूरत पड़ता है तो सिग्नल्स के थ्रू हम लोग वो लाइन को खोलते हैं और फिर जाके वो लाइन बंद होता है, ठीक है। तो टाइम मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, सेम पिन यूज टू एड्रेस एंड डेटा एट द डिफरेंट टाइम। और एएलई में क्या होता है, यानी एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल में क्या होता है कि लैच एड्रेस व्हाइल डेटा इज बीइंग ट्रांसमिट। और डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, सेपरेट एड्रेस एंड डेटा सिग्नल्स। तो ये कुछ टॉपिक था जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर से स्पेसिफिक था, यानी इसमें जो चीजें थे वो पुराने थे, लेकिन वो चीज किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से काम करते हैं। यानी जो टॉपिक था वो तो कुछ नहीं था ना, बस आपको पता है सीपीयू आपको पता है, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन इस आर्किटेक्चर में वो कैसे फिट इन होता है इसके ऊपर हमने एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा, बहुत डिटेल से तो नहीं, हाई लेवल ओवरव्यू देखा। आगे जाके हम लोग और भी कुछ पार्ट्स को पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, तो जाके आपका अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगा। आई नो इसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल समझ में नहीं आया होगा, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आया टेंशन मत दीजिए, आगे आने वाले टाइम पे आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर होने वाला है।